जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम आप सबसे बात करने वाले हैं कि आपकी आंसर की आने के बाद एनटीपीसी की कट ऑफ क्या हो सकती है। इन सारी चीज़ों पे आज की इस वीडियो में हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे आपके एग्ज़ाम शिफ्ट के बारे में, आपका किस दिन एग्ज़ाम हुआ था, कितने बच्चे अपीयर हुए थे, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आपका नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर तक होने वाला है, और फिर लास्ट में हम बात करेंगे कि आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम डेट है ये आपका जो है बात करते हैं सबसे पहले 5/6/2005 जून की बात करते हैं हम। 5 जून की बात करते हैं हम। थर्ड शिफ्ट की यदि हम बात करें तो थर्ड शिफ्ट में जो टोटल स्टूडेंट थे अपीयर हुए थे वो 3155 स्टूडेंट थे। और वहीं एवरेज मार्क की यदि हम बात करें तो एवरेज मार्क जो आपका था वह था 49.486। वहीं 5 जून की अगर हम बात करें, 5 जून के फर्स्ट शिफ्ट की यदि हम बात करें तो 5 जून के फर्स्ट शिफ्ट में 3143 बच्चे अपीयर हुए थे। 3143 बच्चे अपीयर हुए थे। और जो है जो एवरेज मार्क इसका है वह था 50.837। 12/6/2025 के ऐसे ही हम बात कर लेते हैं। सेकेंड शिफ्ट की बात करते हैं तो टोटल बच्चे जो अपीयर हुए थे वो हुए थे 3857 बच्चे। और इसका एवरेज मार्क जो था वह था 51.54। 16/6/2025 की यदि हम बात करें यानी 4:30 से 6 बजे वाली शिफ्ट यानी थर्ड शिफ्ट की यदि हम बात करें तो 3583 बच्चे अपीयर हुए थे। और इसका जो एवरेज मार्क था वह था 51.94। वहीं यदि हम बात करते हैं 18 जून की यदि हम बात करते हैं, 18 जून के थर्ड शिफ्ट की यदि हम बात करें तो 18 जून की जो थर्ड शिफ्ट हुई थी उसमें जो कुल बच्चे अपीयर हुए थे वो हुए थे 3695। वहीं जो उसका एवरेज मार्क था वह था 52.26। और 24/6/2025 की यदि हम बात करें, 24/6/2025 यानी 24 जून के थर्ड शिफ्ट की यदि हम थोड़ा सा चर्चा करें तो जो टोटल बच्चे अपीयर हुए थे वो 2116 हुए थे। और जो है 52.54 इसकी कट एवरेज मार्क इसका निकल के आया है। यानी जिन बच्चों से हम लोगों ने बात की, बच्चे तो बहुत सारे अपीयर हुए हैं, लेकिन जिन्होंने मुझे डाटा में जिनका डाटा मेरे पास है हम उनकी बात कर रहे हैं कि उनकी संख्या इतनी है और उनके एवरेज मार्क्स इतने हैं। बाकी बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा अपीयर हुए थे। ये हमारे स्टूडेंट हैं जिन पर हमने एनालिसिस किया है और आपके लिए कट ऑफ की वीडियो लेके आए हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ें तो देखते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की यदि हम बात करें तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है आपका वह है 8113। यानी 8113 पद पे आपकी वैकेंसी आई हुई है। वहीं जो कुल आवेदनों की संख्या है यानी जो कुल फॉर्म पड़े हैं वो पड़े हैं 58,40,861। और जो एग्ज़ाम आपका चला है 5 जून से चला है और 24 जून तक आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। लेवल ऑफ एग्ज़ाम की यदि हम बात करें तो जो लेवल आपका था एग्ज़ाम का जो लेवल था वह मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था, बहुत ईजी नहीं था। टोटल प्रश्नों की यदि हम बात करें कि टोटल प्रश्न कितने पूछे गए थे तो आपके जो टोटल प्रश्न पूछे गए थे वो 100 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से आपका 30 से 35 प्रश्न बहुत ही इजी था। यानी जिसको लगभग जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो सारे बच्चे उसको सॉल्व कर सकते थे, ऐसा था। वहीं यदि हम बात करें 40 से 45 प्रश्न जो आपके दिए हुए थे वो मॉडरेट लेवल के थे और 20 से 30 प्रश्न आपका हार्ड लेवल का था। जीके की यदि हम बात करें, जीके में यदि हम बात करें, मैथ और रीजनिंग की यदि हम बात करते हैं तो मैथ और रीजनिंग में जो आपका 30 प्रश्न था, जिसमें मैथ में 30 में 25 प्रश्न जो आपके थे बहुत ही इजी लेवल के थे, यानी जिसको आसानी से बनाया जा सकता था। वहीं लेकिन हम 5 प्रश्नों की बात करें तो 5 प्रश्न जो आपका था बन तो जाएगा लेकिन वो टाइम टेकिंग था। ठीक उसी प्रकार से रीजनिंग में भी यही था। 30 प्रश्न में आपका जो 25 प्रश्न था बहुत ही इजी लेवल का था और 5 प्रश्न आपके जो थे जैसे पजल वगैरह के सीटिंग अरेंजमेंट के जो आपके 5 प्रश्न थे ये जो है आपके बहुत ही टाइम टेकिंग वाले थे। अब बात करें यदि हम जीके का कि जीके का प्रश्न कैसा पूछा था, तो जीके के प्रश्न की बात करें तो जीके में कंप्यूटर और करंट की बात करें तो करंट आपका जो है 8 से 10 प्रश्न पूछा हुआ था। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में आपका 5 प्रश्न कम से कम आए हुए थे, यानी मैक्सिमम प्रश्न आपके करंट और कंप्यूटर से थे।
बाकी आपका जो बचे हुए प्रश्न और उसके बाद यदि हम बात करें कंप्यूटर और करंट के बाद किसकी प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक थी, तो वो स्टैटिक जीके के प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक थी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हम इकोनॉमी की बात करें तो दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 यानी मैक्सिमम 4 क्वेश्चन तक उठाए थे प्रश्न। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की, कितने बच्चों ने परीक्षा छोड़ा और कितने बच्चे आपके पेपर में जो है अपीयर हुए थे। तो 50 से 60% बच्चे आपके एग्जाम में अपीयर हुए थे। 35 से 40% बच्चों ने परीक्षा को स्किप कर दिया था। CBT2 के लिए बात करें कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, CBT2 के लिए आपका जो है जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना जो है बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी आपकी जो टोटल वैकेंसी है वह है 8113। उसमें यदि हम 15 से गुणा करते हैं तो आपका निकल के आता है 1,21,695। अब दोस्तों यदि हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन की यदि हम बात करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन की बात करते जो 2019 वाली वैकेंसी आई थी कोरोना के पहले, जिसका पेपर आपका जो हुआ था और 2022 से लेके 23 तक हुआ था, कुछ 22 में हुआ था, लास्ट से शुरू हुआ था, 23 में भी था। उसमें जो आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर था वह था आपका 10 से 15 नंबर तक आपके नॉर्मलाइजेशन हुए थे। अब यदि हम बात करें जो 2024 में आपकी वैकेंसी आई है, जो 2024 में वैकेंसी आई है आपकी, तो उसमें कितना नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। तो इस बार भी दोस्तों आपका 10 नंबर से कम नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। यदि आपके प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा गलत आप प्रश्न नहीं करके आए हैं तो आपका जो है नॉर्मलाइजेशन बहुत ही ठीक ठाक होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अब आगे से यदि जिनका प्रश्न ज़्यादा गलत हो गया है तो आगे से कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अपना जो है एक्यूरेसी मेंटेन करके ही चलें। बहुत ज़्यादा प्रश्नों को जिन प्रश्नों के बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है उन प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल टच ना करें, उसको स्किप कर दें। हाँ, यदि आपको लगता है AB में यदि कोई भी संदेह है तो आप उस पर रिस्क ले सकते हैं, लेकिन यदि चारों विकल्प में आपका कोई भी गेस नहीं है कि ये प्रश्न में चारों विकल्प में कौन सा सही होगा, तो वहाँ आपकी जो है चतुराई यही होगी कि आप उस प्रश्न को स्किप करके आगे बढ़ जाएं। उतना ही टाइम आप किसी टाइम टेकिंग वाले या जिस प्रश्न को लगता है कि आपसे बन जाएगा उस प्रश्न पर आप अपना समय दे सकते हैं, जिससे जो है वो आपका एक पुख्ता नंबर बन जाएगा। रॉन्ग प्रश्नों पे अब जीके की बात करें, जीके में आपको जो है जो डेट दिनांक दिन दिनांक वाले जो प्रश्न होते हैं, जैसे पूछ लिया प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो यदि आपको तारीख और सन नहीं मालूम है तो आप इस प्रश्न को बिल्कुल छूइए मत, उसको तुरंत नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइए। और ऐसे आपका जो स्टैटिक जीके में पूछ लेता है दिनांक वाला जो है को, जैसे जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, इन सब प्रश्नों यानी दिन दिनांक वाले प्रश्नों को आपको जो है दिन दिनांक वाले प्रश्नों में आप बिल्कुल रिस्क थोड़ा सा भी नहीं लें। यदि आपको 100% एक्यूरेसी के साथ प्रश्न आ रहा है तभी आप उस प्रश्न को हल करें, यानी तभी आप उस प्रश्न के आंसर को टिक करें, वरना आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाएं। अब देखते हैं लास्ट में देखेंगे आपकी कट ऑफ इस बार क्या हो सकती है। यदि हम कट ऑफ के सब्जेक्ट में थोड़ी सी चर्चा करें तो देखेंगे, सबसे पहले देखिए जो आपका कॉलम बना हुआ है इसमें जो है पहले पे कैटेगरी दिया है, दूसरे पे मॉडरेट जोन दिया है, तीसरे पे डेंजर जोन दिया है, उसके बाद दिया है आपकी नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ क्या हो सकती है। तो सबसे पहला यदि हम देखें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की यदि हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के यदि हम कैंडिडेट की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में मॉडरेट जोन में यदि किसी भी बच्चे का 60+ नंबर बन रहा है आंसर की आने के बाद, यदि मॉडरेट जोन में किसी भी बच्चे का 60+ नंबर बन रहा है तो वो अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में मान के चले और तन मन से बिल्कुल अपने CBT2 के एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयारी शुरू कर दे। और लास्ट में दोस्तों हम ये भी बताएंगे कि आप CBT2 के लिए क्या करें, कैसे तैयारी करें, इन सब सारी चीज़ों पर आपसे जो है हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं फिर जनरल में डेंजर जोन की यदि हम बात करें तो डेंजर जोन जो है आपका, यदि आप डेंजर जोन से बिलोंग करते हैं और जो है डेंजर जोन से यदि बिलोंग करते हैं और जो है 65 जो डेंजर जोन की कट ऑफ जाने वाली है, यदि 65+ किसी भी बच्चे का जो है तो बिल्कुल जो है अपने आप को जो है बिल्कुल सेफ मान के चले, यानी उसका हो जाएगा। और अभी हम बात करते हैं कि जो है आपकी कट ऑफ क्या जाएगी नॉर्मलाइजेशन के बाद। ये तो मॉडरेट जोन में जो है नंबर जो है बच्चे पाए हैं वो जो है उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो है जनरल में नॉर्मलाइजेशन में जो है
नॉर्मलाइजेशन के बाद आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है। तो नॉर्मलाइजेशन की यदि हम बात करें, नॉर्मलाइजेशन में यदि डेंजर मॉडरेट दोनों जोन के बच्चे यदि 70 से 72 नंबर इनका बन जाएगा, यदि 70 से 72 नंबर इतना अगर बच्चे मॉडरेट जोन वाले यदि 60 प्लस है और डेंजर जोन वाले 65 प्लस है, तो उनका जो है 70 से 72 जो है आराम से नॉर्मलाइजेशन के बाद हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ जाएगी वो 70 से 72 नंबर के आसपास जाने वाली है। ओबीसी की यदि हम बात करें तो ओबीसी के कैंडिडेट यदि कोई हैं और मॉडरेट जोन से बिलोंग करते हैं और 57 प्लस उनका नंबर आंसर की आने के बाद बन रहा है, तो वही बिल्कुल सेफ जोन में है। वहीं यदि हम थोड़ी सी चर्चा करें डेंजर जोन की, तो डेंजर जोन में यदि 62 प्लस किसी कैंडिडेट का बन रहा है तो वो अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में मान के चल सकता है और वो बिना देर किए हुए CBT2 की तैयारी स्टार्ट कर दे। नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है कट ऑफ क्या रहेगी, 66 से 68 नंबर रहने वाली है ओबीसी कैटेगरी की। वहीं बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में यदि किसी भी बच्चे का 56 प्लस बन रहा है मॉडरेट जोन वाले का, तो बिल्कुल सेफ है। और डेंजर जोन वाला बच्चा जो है 60 प्लस यदि उसका अंक बन रहा है आंसर की आने के बाद, यानी काट पीट के सही गलत प्रश्नों को जो है काट पीट के यानी घटाने के बाद 1/3 माइनस मार्किंग करने के बाद यदि 60 प्लस बन रहा है तो उसके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी CBT2 के लिए बहुत ही मैक्सिमम रहने वाली है इस बार। और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर रहने वाला है वह रहेगा 63 से 65 नंबर। वहीं बात करते हैं हम SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी के कैंडिडेट की यदि हम बात करें तो SC कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है और उसका मॉडरेट जोन से 52 प्लस नंबर आंसर की आने के बाद बन रहा है, तो बिल्कुल अपने आप को सेफ जोन में मान के चल सकता है। डेंजर जोन की यदि हम बात करें तो डेंजर जोन में यदि कोई कैंडिडेट 55 प्लस नंबर या 55 के आसपास बना पा रहा है तो बिना देर किए हुए CBT2 की तैयारी कर सकता है। नॉर्मलाइजेशन के बाद जो SC कैटेगरी की कट ऑफ जाने वाली है वह जाएगी 60 से 62 नंबर। अब लास्ट में बात करेंगे हम लोग ST कैटेगरी की। ST कैटेगरी की जो बात करते हैं तो ST कैटेगरी में यदि कोई कैंडिडेट मॉडरेट जोन से बिलोंग कर रहा है, 50 प्लस उसका नंबर बन रहा है, तो बिल्कुल सेफ जोन में है और CBT2 की तैयारी स्टार्ट कर दे। डेंजर जोन की बात करें, डेंजर जोन में 52 प्लस है तो भी वो बिल्कुल सेफ है। और ST कैटेगरी की यदि हम बात करें नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो ST कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी नॉर्मलाइजेशन के बाद 55 से 58 नंबर रहने वाली है। तो ये रही दोस्तों आपकी कट ऑफ। अब हम बात करेंगे CBT2 की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले आप लोगों को जो आपका जो एग्जाम हुआ है, जो ये लेटेस्ट पेपर हुए, जो रिसेंट में आपका एग्जाम हुआ, जैसे आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 हुआ, LP हुआ, आपका RPF कांस्टेबल हुआ, RPF SI हुआ, आप तो अब आपका ये भी आ गए NTPC आंसर की के बाद इसका भी पेपर आ गया है। तो आप क्या करें कि इन सारे प्रश्नों को पहले हल कर डालिए। ज़्यादा आप एक मॉक लगाइए, उसके बाद जो है जो समय मिलता है आप ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रश्नों को हल करिए, क्योंकि रेलवे इन्हीं फॉर्मेट आप LP से लेके अभी NTPC ग्रेजुएट तक की बात करें, रीजनिंग और मैथ का लेवल देके जैसे सेम पैटर्न पे चला रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रश्नों को हल करिए। यदि आपका किसी टॉपिक से कोई प्रश्न गलत होता है तो आप क्या करिए, उसे एक डायरी में नोट डाउन करिए, उसके बाद उस चैप्टर को उठाइए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करिए उस पर, और थोड़ा से अधिक प्रश्नों पर आप उस पर प्रैक्टिस कर लिए। आप कोशिश यही करिए कि कोई भी प्रश्न एक बार गलत हो रहा है तो दोबारा उसको इस तरीके से तैयार कर देना है ताकि आने वाले जो है मॉक में वो प्रश्न दोबारा ना गलत हो। तो आपको क्या करना है, दिन में जो है एक पेपर आपको PYQ लगाना है जो अभी 2024 और 25 मिला के हुए हैं, और एक मॉक लगाना है और उसका एनालिसिस बहुत ही बेहतरीन ढंग से करना है। एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि ऐसा करना है कि जो प्रश्न एक बार दोबारा गलत हो जाए वो प्रश्न दोबारा नहीं गलत होना चाहिए। उसको डायरी में नोट करिए, उसको अच्छे से ढूंढ के बुक से आप GK का प्रश्न है तो आप GK की बुक में जाइए। जैसे अकबर से आपका कोई प्रश्न गलत हुआ, जैसे पूछ लिया झरोखा दर्शन जो है ये किसके शासनकाल में था, या तो अकबर यदि आपको नहीं मालूम है तो आप उठाइए अकबर से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, यानी अकबर से रिलेटेड सारे टॉपिक आप सारे फैक्ट आप बिल्कुल उसको रेडी कर डालिए ताकि दिमाग में ये रहे कि अकबर से यदि कोई प्रश्न आगे बनेगा तो मुझसे छूट के नहीं जाएगा। यही सेम पैटर्न आप मैथ और रीजनिंग में भी फॉलो करिए। जैसे आपका सीटिंग अरेंजमेंट का कोई प्रश्न गलत हुआ तो कोशिश यही करिए कि इतना क्वेश्चन उस पर अगले मॉक के पहले कम से कम 100 प्रश्नों पर आप प्रैक्टिस कर डालिए ताकि आने वाले शिफ्ट में, आने वाले मॉक में यदि सीटिंग अरेंजमेंट से कोई
प्रश्न आता है तो वह बच के ना जा पाए, आप डायरेक्ट उस पर हिट कर सकें। ऐसे ही आपको मैथ में करना है। यदि आप दोस्तों इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे 100% आप जो है CBT 2 में बहुत ही अच्छे नंबर अचीव करने वाले हैं। एक बार आप इसको 1 हफ्ते के लिए इस स्ट्रेटजी को आप अप्लाई करके देख लीजिए। नंबर में ना सुधार आया दोस्तों तो बताना, कमेंट में आके मुझे गाली दे के जाना। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताएं, और कोशिश यही करेंगे जो हर जोन की दोस्तों अलग अलग कट ऑफ जो है, आपको हर जोन की अलग अलग कट ऑफ की भी वीडियो लेके आए। यदि आप जो है कमेंट बॉक्स में यदि कमेंट कर देंगे कि आप अपनी कैटेगरी और अपने जोन को जो है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए उस जोन की कट ऑफ लाने में मदद कर सकें। कोशिश यही रहेगी कि डेली करके 2-2 जोन का आपको कट ऑफ दे दिया जाए, जिससे जो है हर जोन के बच्चे अपनी अपनी कट ऑफ देख सकें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।